हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टीडीएम पे। मैं दीपक आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस नया वीडियो जो कि साइंस की जो श्रृंखला है दोस्तों। आज बायोलॉजी की एक नया टॉपिक है जो है अपना डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम दोस्तों, साइंस में सिस्टम वर्ड्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन। ग्रुप ऑफ ऑर्गन अर्थात अंगों का समूह, अर्थात अंगों का समूह। तो साइंस में सिस्टम वर्ड्स का मतलब होता है अंगों का समूह। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम से तात्पर्य है कि अर्थात वह अंगों का समूह जिसमें भोजन जाता है तथा जिसमें भोजन के पाचन की प्रोसेस होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। तो एक सिंपल वर्ड में कहें तो भोजन जहां पर जाता है और जहां पर भोजन के पाचन की जो प्रोसेस होती है या फिर भोजन के पाचन की प्रक्रिया होती है, उसे हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो दोस्तों, डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ने या फिर समझने से पहले हम सबसे पहले समझते हैं कि डाइजेशन होता क्या है। डाइजेशन या फिर पाचन होता क्या है। तो हम लोग पाचन को सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि हम भोजन क्यों ग्रहण करते हैं, तो आपको एक सिंपल सा जवाब आएगा कि हम लोग एनर्जी अर्थात ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं। तो हम लोग भोजन में क्या क्या लेते हैं? तो आप बोलेंगे दाल, चावल, रोटी, समोसा, डोसा, इडली, ये सारी चीजें आप लोग खाते हैं। तो लेकिन अल्टीमेटली रूप से आप क्या खाते हैं? तो मैं बोलता हूं या फिर मैं कहूं तो आप अल्टीमेटली रूप से कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, या फिर क्या खाते हैं? प्रोटीन खाते हैं, या फिर क्या खाते हैं? लिपिड्स या फिर फैट्स खाते हैं। तो क्या हमको इन तीन चीजों से एनर्जी मिलती है? तो मैं कहूंगा नहीं। क्यों? आप बोलोगे कैसे? तो क्योंकि ये भोजन के क्या पार्टिकल्स होते हैं? लार्ज पार्टिकल होते हैं, अर्थात भोजन के बड़े बड़े अणु होते हैं। तो भोजन के जो बड़े बड़े अणु होते हैं उनसे हमको डायरेक्ट एनर्जी प्राप्त नहीं होती है, तो इनको हमको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करने की आवश्यकता होती है ताकि हमारे जो सेल्स होते हैं उनको एनर्जी प्राप्त हो, ताकि जिससे कि हमारा सेल्स जो अच्छी तरह से कार्य करे। इसलिए हमको क्या चाहिए? भोजन के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में विभाजित करने की आवश्यकता होती है। तो आप बोलेंगे इसका पाचन कैसे होता है, या फिर बड़े बड़े अणुओं का छोटे छोटे पार्टिकल्स में विभाजन कैसे होता है? तो आप बोलेंगे कि भोजन के बड़े बड़े अणुओं का एंजाइम की सहायता से छोटे छोटे अणुओं के रूप में विभाजन होने की प्रक्रिया को आप लोग क्या कहेंगे? भोजन का पाचन या फिर पाचन कहते हैं। एक सिंपल शब्दों में कहें तो भोजन के जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनका भोजन के छोटे छोटे पार्टिकल्स में विभाजन होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। तो दोस्तों, जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स या फिर लिपिड्स होते हैं, इनसे हमको डायरेक्ट एनर्जी प्राप्त नहीं होती, बल्कि कार्बोहाइड्रेट्स का ग्लूकोज या फिर ग्लाइकोजन के रूप में। तो कार्बोहाइड्रेट हमारी ह्यूमन बॉडी में किस रूप में संचित रहता है? या फिर ग्लूकोज के रूप में संचित रहेगा या फिर ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहेगा। उसी प्रकार हमारा जो भोजन का जो सेकंड पार्टिकल्स है या फिर मेजर अमाउंट जो हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं वह कौन सा है? प्रोटीन है। तो प्रोटीन का जो पाचन होता है या फिर भोजन का जो प्रोटीन का जो विभाजन होता है पाचन की प्रोसेस में, तो प्रोटीन का विभाजन पेप्टाइड्स या फिर पेप्टोन्स के रूप में होता है, या फिर किसके रूप में होगा? एमिनो एसिड। तो भोजन के जो प्रोटीन का जो है ह्यूमन बॉडी में स्टोर किस रूप में होता है? या फिर पेप्टाइड के रूप में होगा, या फिर पेप्टोन्स या फिर एमिनो एसिड के रूप में होता है। उसी प्रकार लिपिड्स, दोस्तों लिपिड किन से मिलता है हमको? जैसे हम लोग ऑयली चीज खाते हैं, जैसे तेल खा लिए, घी खा लिए या फिर मीट खा लिए, तो हमको क्या प्राप्त होता है? लिपिड्स प्राप्त है। तो लिपिड्स का जो छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त होता है तो किस रूप में होता है? या तो फैटी एसिड होगा, जिसको वसी अम्ल भी कहते हैं, वसी अम्ल, या फिर किसके रूप में होगा? ग्लिसरॉल। तो देखिए, जो ह्यूमन बॉडी में जो भोजन का संग्रहण होता है किस रूप में होता है? कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण किस रूप में होता है? ग्लूकोज या फिर ग्लाइकोजन के रूप में होता है। उसी प्रकार जो प्रोटीन होता है उसका जो छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त होता है, तो जो ह्यूमन बॉडी में जो प्रोटीन संचित रहता है वो किस रूप में रहता है? या फिर पेप्टाइड के रूप में रहेगा, या फिर पेप्टोन्स या फिर एमिनो एसिड के रूप में रहता है। उसी प्रकार लिपिड्स का जो छोटे छोटे अणु में विभाजन होता है तो फिर या फिर हमारे बॉडी में फैटी एसिड के रूप में रहेगा या फिर ग्लिसरॉल के रूप में रहेगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा
तो ये जो दोस्तों था ये कौन सा था, लार्ज पार्टिकल्स। लार्ज पार्टिकल्स, जो भोजन का जो लार्ज पार्टिकल्स था, ये कौन सा था, स्मॉल पार्टिकल्स। स्मॉल पार्टिकल्स या फिर इसको इजी फूड भी कहते हैं। तो देखो भोजन के इन तीन पार्टिकल्स में या फिर इन तीन पार्टिकल्स में परिवर्तन होने की प्रक्रिया या फिर कन्वर्ट होने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, पाचन कहेंगे। तो आपको सिंपल सा जवाब मिल गया होगा कि पाचन का क्या परिभाषा है। तो आप समझ गए होंगे कि भोजन के जो मेजर अमाउंट होते हैं या फिर भोजन के जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनका स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट होने या फिर इजी पार्टिकल्स में कन्वर्ट होने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। तो आइए देखते हैं अगला जो हमारा, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पाचन क्या होता है तथा पाचन तंत्र क्या होता है। तो हमने देखा भोजन के जो लार्ज पार्टिकल्स थे उनका जो स्मॉल पार्टिकल्स में जो कन्वर्ट होने की जो प्रक्रिया थी उसे हम लोग क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। तो ये पाचन कहाँ पर होता है, पाचन किसी न किसी क्या होता है, अंगों में होता है। तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, डाइजेस्टिव ग्लैंड कहते हैं। पाचक अंग। पाचक अंग से क्या तात्पर्य, वह ऐसा अंग जिसमें भोजन जाता है या फिर वह अंग जिसमें भोजन के पाचन की प्रक्रिया होती है उसे हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड कहते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड कहते हैं। किंतु अंगों का वह समूह जिसमें पूरे के पूरे पाचन की प्रक्रिया होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डाइजेशन क्या है तथा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। तो आइए आगे हम लोग देखते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम के कितने भाग होते हैं तथा कौन कौन से अंग होते हैं जिसमें कि भोजन की पाचन की प्रक्रिया होती है। तो हम देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर पाचन तंत्र, इसे हम लोग समझते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम दोस्तों दो भागों में पूरा होती है। एक तरफ होता है एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आहार नाल भी कहते हैं। जिसमें आहार से तात्पर्य है कि भोजन जिसमें भोजन की नलिका या फिर भोजन का नाल जहां पर भोजन प्रोसेस भोजन की जो पाचन की प्रक्रिया होती है या फिर भोजन जहां से होकर गुजरता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। अगर इसको हम लोग लंबाई की बात करें तो इसको अगर हम लोग लगभग 9 मीटर के समथिंग होती है तथा अगर फीट की बात करें तो ऑलमोस्ट 33 फीट होती है इसका लंबाई दोस्तों एलिमेंट्री कैनाल की। तो एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से भाग हैं जिसमें भोजन के पाचन की प्रक्रिया होती है। तो दोस्तों एलिमेंट्री कैनाल में जो पहला भाग होता है वो कौन सा होता है, माउथ होता है। हम लोग भोजन कहाँ ग्रहण करते हैं, सबसे पहले हम लोग भोजन कहाँ ग्रहण करते हैं, माउथ में ग्रहण करते हैं। तो इसके अंतर्गत माउथ के कितने पार्ट है दोस्तों, माउथ में पहला जो पार्ट होगा वो क्या होगा, टीथ होगा, और दूसरा क्या होगा, टंग, अर्थात दांत और जीभ जो है माउथ के दो पार्ट है जिसके अंतर्गत भोजन के पाचन की प्रक्रिया होती है। अर्थात माउथ में जो है डाइजेशन की जो पहला प्रोसेस होती है वो माउथ से शुरू होती है। इसके अंतर्गत जो दूसरा एलिमेंट्री कैनाल का जो दूसरा भाग है दोस्तों वो कौन सा है, ईसोफेगस। ईसोफेगस या फिर इसको क्या बोलते हैं, फूड पाइप भी बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं भोजन की नलिका, जिसमें भोजन एक नली होती है जिससे होकर भोजन स्टमक में जाता है, जिसे हम लोग ईसोफेगस या फिर फूड पाइप कहते हैं। दोस्तों एक तरफ होता है एलिमेंट्री कैनाल या फिर आहार नाल, वहीं दूसरी ओर आप जानते हैं कि भोजन को पचाता कौन है, एंजाइम पचाता है। तो एक तरफ कौन होगा, एंजाइम होगा, और एंजाइम कौन सिक्रेशन करता है, ग्रंथि। सबसे पहले इसको समझते हैं कि ग्लैंड्स क्या है। आप बोलेंगे कि ग्रंथि क्या होता है, तो ग्रंथि क्या होता है दोस्तों, जो 3 चीजें सिक्रेशन करे उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रंथि कहते हैं। तो आप बोलेंगे कौन कौन से 3 चीज है, वो 3 चीजों में दोस्तों पहला क्या है, एंजाइम। दूसरा क्या है दोस्तों, हार्मोन्स। तीसरा क्या है दोस्तों, जूस। अर्थात जो एंजाइम, हार्मोन्स और जूस का सिक्रेशन करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रंथि कहते हैं।
तो हम जानते हैं कि भोजन का पाचन कौन कराता है, एंजाइम करवाता है। तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई ग्लैंड्स होगा जिससे कि एंजाइम का सीक्रेशन होगा, जिससे भोजन की पाचन की प्रक्रिया पूर्ण होगी। तो हम देखते हैं कि ऐसे कौन से ग्रंथि है या फिर ग्लैंड्स है जो कि भोजन की पाचन के लिए एंजाइम का सीक्रेशन करती है। एक तरफ क्या होगा दोस्तों, एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड भी कहते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये डाइजेशन की क्रिया में मदद करती है, हेल्प करती है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, इसे डाइजेस्टिव ग्लैंड कहते हैं। तो क्या होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड के द्वारा क्या सीक्रेशन होता है, एंजाइम सीक्रेशन होता है। तो हम देखते हैं कि माउथ में कौन सा एंजाइम का सीक्रेशन होता है जो कि भोजन के पाचन में सहायक होता है। तो दोस्तों इसमें कौन सा ग्लैंड पाया जाता है, सेलाइवरी ग्लैंड। इसमें पहला क्वेश्चन आपका यहीं पर बनेगा कि सेलाइवरी ग्लैंड का लोकेशन कहाँ है, तो आप बताएंगे कि माउथ में सेलाइवरी ग्लैंड का लोकेशन है। माउथ में सेलाइवरी ग्लैंड उपस्थित होती है जो कि सेलाइवा का सीक्रेशन करती है, जो कि भोजन के पाचन में सहायक होती है या फिर भोजन को लसदार बनाती है बोलस के रूप में, जिससे कि भोजन के पाचन की प्रक्रिया आसान हो जाती है। इस दूसरा जो हमारा दोस्तों इसोफेगस या फिर फूड पाइप, फूड पाइप उसे कहते हैं जिसमें भोजन एक नली के माध्यम से स्टमक तक पहुंचता है, उसे हम लोग फूड पाइप कहते हैं। स्टमक तक जो भोजन को पहुंचाने का कार्य करती है दोस्तों, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फूड पाइप कहते हैं। तीसरा जो एलिमेंट्री कैनाल का भाग है दोस्तों, वो कौन सा है, स्टमक, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, आमाशय भी कहते हैं। आमाशय में दोस्तों, आमाशय में कौन सा ग्लैंड होगा, आमाशय में दोस्तों, आमाशय में ग्लैंड होगा गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जठर ग्रंथि भी कहते हैं, जो कि जठर रस का स्राव करती है तथा भोजन के पाचन में सहायता प्रदान करती है। अगर हम लोग चौथे एलिमेंट्री कैनाल की बात करें दोस्तों, तो चौथा जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको छोटी आंत भी कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, छोटी आंत कहते हैं। तो छोटी आंत के अंतर्गत हम लोग कौन कौन से ग्लैंड का अध्ययन करेंगे, छोटी आंत के अंतर्गत दोस्तों हम लोग दो प्रकार की ग्लैंड का अध्ययन करेंगे। पहला कौन सा होगा, पहला दोस्तों लीवर, दूसरा कौन सा होगा दोस्तों, लीवर जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट जो ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है, लीवर होती है, जिसको हम लोग किसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंतर्गत हम लोग लीवर और पेंक्रियास नामक एक्सोक्राइन ग्लैंड का अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो पांचवा जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल का भाग होता है दोस्तों, वो कौन सा होती है, लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बड़ी आंत कहते हैं। दोस्तों छोटी आंत में ही भोजन की लगभग पाचन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, इसलिए छोटी आंत में ऐसा कोई ग्लैंड नहीं है जो कि भोजन के पाचन में सहायता करे, या फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि छोटी आंत में ही भोजन के लगभग 90% भाग का पाचन हो जा रहता है। इसलिए लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड की आवश्यकता नहीं होती। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, छठवां जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल का भाग है, कौन सा है, एनस। दोस्तों भोजन के जो पचे हुए जो भाग होते हैं उसको हम लोग किसके द्वारा बाहर कर देते हैं, शरीर के बाहर, एनस के माध्यम से शरीर के बाहर हम लोग कर देते हैं। तो हमने देखा दोस्तों कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है या फिर डाइजेशन क्या है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम से तात्पर्य यह है कि जिसमें भोजन के पाचन की प्रक्रिया होती है, अंगों का वह समूह जिसमें भोजन के पाचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है, उसे हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। वहीं हम लोगों ने देखा कि डाइजेशन क्या है, तो आप लोग समझ चुके होंगे कि भोजन के जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, वो भोजन के छोटे छोटे पार्टिकल्स में एंजाइम की सहायता से कन्वर्ट करने की जो प्रक्रिया होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। तो हमने पाचक अंगों के बारे में भी अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत एलिमेंट्री कैनाल तथा एक दूसरी तरफ हमने देखा एक्सोक्राइन ग्लैंड या फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत हम लोगों ने विभिन्न भागों का अध्ययन किया दोस्तों, जिसमें माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन तथा लार्ज इंटेस्टाइन, इन सभी चीजों के बारे में हमने अध्ययन किया। तथा आगे की वीडियो में दोस्तों हम लोग देखेंगे कि माउथ के बारे में अध्ययन करेंगे तथा इन सभी भागों के बारे में अध्ययन करेंगे तथा एक एक करके जानेंगे कि कौन से भाग में प्रोटीन का पाचन होता है तथा कौन से भाग में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा
कौन से भाग में लिपिड्स तथा फैट्स का पाचन होगा। तो इन सारी चीजों के बारे में दोस्तों हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आप लोगों ने मेरी बात को अभी तक सुना, इसके लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।